आज हम लोग एक और न्यू आर्टिकल्स अनुच्छेद 117 के बारे में करेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल मोदी क्लासेस टीच को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो पाए। चलिए आइए हम लोग अनुच्छेद 117 के बारे में करते हैं। क्या कहते हैं अनुच्छेद 117? अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध। नोट यहाँ पे दिया हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117(1) और 117(2) में वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है। ऐसी सभी विधेयक जिसका संबंध वित्तीय मामलों से होता है वित्त विधेयक कहलाता है। इस विधेयक को राष्ट्रपति के बाद लोकसभा में पेश किया जाता है। इसमें राज्यसभा को भी पर्याप्त शक्ति प्राप्त होता है। यानी कि वित्त विधेयक के बारे में राज्यसभा में भी चर्चा हो सकता है। पर्याप्त शक्ति उनको रहता है इस पर चर्चा करने के लिए। अनुच्छेद 118 का प्रक्रिया के नियम। क्या क्या नियम हो सकते हैं? अनुच्छेद 118(1) में यह व्यवस्था की गई है कि संसद की प्रत्येक सभा अपनी प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकती है। किस प्रकार से कानून का संचालन हो, इस बारे में नियम बनाने का कार्य करेगा। अनुच्छेद 118 का 3 राष्ट्रपति राज्यों की परिषद के अध्यक्ष और लोकसभा के अध्यक्ष के परामर्श के बाद दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों और संचार के संबंध में प्रक्रिया के बारे में नियम बना सकती है। राष्ट्रपति दोनों सदन से परामर्श कर लेंगे तभी कोई कानून बनाएंगे। अनुच्छेद 119 संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। इसका मतलब संसद में कौन सा भाषा का हम प्रयोग करें, इसके बारे में हम लोग एक नोट भी लिखे हुए हैं। लोकसभा या राज्यसभा में जो व्यक्ति हिंदी अथवा अंग्रेजी में सदन को संबोधित नहीं कर सकता है तो अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा। इसका मतलब अगर माने चले हम सांसद हैं और हमको ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है तो हम सदन से अनुमति मांगेंगे
क्योंकि हमारा जो लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में जो हम लोग घर में आमचाल में बोलते हैं, तो उस भाषा में हम संसद को संबोधित करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष हम लोग अनुमति मांगने का प्रयास करें, तब हम संसद को संबोधित कर सकते हैं। अनुच्छेद 121 संसद में चर्चा पर निबंधन, यानी कि हम किस चीज पर संसद में चर्चा नहीं कर सकते। तो एक नोट से समझते हैं। संसद के भीतर मुक्त भाषण पर प्रतिबंध होगा, इसलिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के आचरण के संबंध में संसद में कोई चर्चा नहीं होगा। बोल दिए गए हैं कि सर्वोच्च न्यायालय जो न्यायाधीश है उसके आचरण पर किसी प्रकार का आप चर्चा नहीं कर सकते, उसका विरोध नहीं कर सकते। अनुच्छेद 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। तो ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बताया गया है कि संसद में क्या काम हो रहा है या किस बात पर चर्चा चल रहा है, तो न्यायालय उस पर हस्तक्षेप नहीं करेगी। अनुच्छेद 123 संसद के विशांति काल में अध्यादेश प्रख्याति करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। ऐसे भी हम लोग को पता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 123। ये मुझे लगता है कि अभी एग्जाम में कम से कम 20 से 25 बार क्वेश्चन ये आ चुके हैं विभिन्न प्रकार के एग्जाम में, इसलिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। तो अनुच्छेद 123 के तहत। अनुच्छेद 124 बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं सवाल। कह रहा इस अनुच्छेद के द्वारा भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया है। और आपको पता है ये कहाँ है? तो दिल्ली में, नई दिल्ली आप बोल सकते हैं, नई दिल्ली। हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली है, इसमें खंड भी बनाया गया है और बहुत सारे इसमें खंड है। तो पहला अनुच्छेद 124 का एक देख लेते हैं क्या बोल रहा है। कह जब तक संसद कानून द्वारा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या के संबंध में कोई व्यवस्था नहीं करती, तब तक उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। इस प्रकार मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 8 निर्धारित की गई है। मूल संविधान में 8 न्यायाधीश। अनुच्छेद 124 का 2 सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और
मुहर के तहत सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के परामर्श के बाद नियुक्त किया जाएगा। ये सारा इम्पोर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि भारत के जो बारे में पढ़ रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ रहे हैं, जो सबसे वरिष्ठ न्यायालय है। अनुच्छेद 124 का 3 इसके अनुसार केवल वही व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त हो सकता है जो वह भारत का नागरिक हो। सबसे पहला मुद्दा यही है। दूसरा, किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार न्यूनतम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, अथवा किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार न्यूनतम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। ये इसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है।